हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्टोरी का बुक कंप्लीट किया जा रहा है, जो सीटेट जुलाई 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और इसी प्रकार से 6 to 12 सभी विषय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल के संपूर्ण चैप्टर कंप्लीट कराए जाएंगे। तो चैनल को दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें और एक बेहतरीन और मजबूत तैयारी करें ताकि सिलेक्शन पक्का हो सके। तो चलिए आज चैप्टर 3 को कंप्लीट करेंगे, जिसकी की दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी का संपूर्ण अध्ययन होगा। यह चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न देखने को 100% मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। पिछले जो है चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि कावेरी डेल्टा के बारे में, कावेरी डेल्टा जैसे बड़े राज्यों के जो है केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना था। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि दिल्ली किस शताब्दी में बना था? तो दिल्ली शहर की स्थापना 12वीं शताब्दी में हुई थी। तालिका 1 पर नजर डालिए। पहल तोमर राजपूतों के काल में, ध्यान रखिएगा कब? तोमर राजपूत अनंगपाल थे, इन्होंने ही दिल्ली शहर की स्थापना किए थे। तो तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चहमान नाम से भी जाना जाता है, तो चहमान का संबंध चौहानों का कहाँ से था? तो अजमेर से। तो तोमरों को ये लोगों ने, चौहानों ने परास्त किया था। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई थी, यानी कि व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई थी। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे। कौन? जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे। तो सिक्के जो डाले जाते थे उसका क्या नाम था? देहली वाल, जो काफी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस महाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 पर फिर से नजर डालेंगे तो उन 5 वंशों की पहचान कीजिए। कितने? 5 वंश, जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। तो मुगलों के आने से पहले जो है दिल्ली सल्तनत के नाम जिससे जानी जाती थी, दिल्ली सल्तनत, जिसमें 5 वंशों ने शासन किया था, जिसका कि हम आगे जिक्र करेंगे और पढ़ेंगे। जिन इलाकों को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर देहली, ये कोहना, सीरी और जहाँ पनाह को पहचानिए। ये देखिए, ये है फिरोजाबाद। देखिए 13वीं 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के कुछ शहर के बारे में दिखाया गया। फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, हौज खास, सीरी, जहाँ पनाह। देखिए ये है तुगलकाबाद, आदिलाबाद, कुतुब मीनार, ये सब दिल्ली के क्षेत्र हैं। ये कहाँ थे? दिल्ली में थे। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए दिल्ली के शासकों की तालिका, जो 5 वंशों के बारे में बताया गया है, वो देखिए। तो सबसे शुरू करते हैं राजपूत वंश से। राजपूत वंश, तोमर वंश के अनंगपाल, इन्होंने ही दिल्ली की स्थापना की थी। आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165
अनंगपाल का शासन रहा था 1130 से 1145 के बीच में। उसके बाद चौहान, इसके प्रमुख राजा हुए पृथ्वीराज चौहान। तो चौहान वंश का जो शासन था वह 1165 से लेके 1192 तक था। कब तक? 1165 से 1192, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का जो शासन रहा था वह 1175 से लेके 1192 तक रहा था। और मोहम्मद गोरी के साथ 1191-1192 का युद्ध हुआ, जिसमें कि 91 के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया। लेकिन 1192 के जो युद्ध हुआ उसमें राजा जयचंद के धोखाधड़ी के कारण पृथ्वीराज को गोरी ने हरा दिया था। प्रारंभिक तुर्की शासक, अब उसके बाद में तुर्की शासक जो है शासन करते हैं कब से? 1206 से 1292 तक, जिसे हम गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का पहला शासक कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका शासन जो है 1206 से 1210 हुआ। दूसरा शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इसका शासन 1210 से 1236 रहा। तीसरा रजिया रही, रजिया सुल्तान, यह 1236 से 1240 तक रही। फिर चौथा गयासुद्दीन बलबन, इसका शासन 1266 से 1287 रहा। फिर जो है इसके बाद गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो शासन रहा है वह 1290 से 1320 तक रहा है। तो जलालुद्दीन खिलजी इसके संस्थापक थे, जिन्होंने 1290 से 1296 तक शासन किया। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी राजा बना, यह 1296 से 1316 तक राजा रहा। तो ये प्रमुख राजाओं के ही बारे में दिया गया है। कुछ छोटे छोटे समय के लिए कमजोर राजा भी बने थे। इसके बाद तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश का शासन जो रहा है वह 1320 से 1414 तक रहा है, जो काफी सबसे लंबा रहा है। गयासुद्दीन तुगलक जो है इसका संस्थापक था और इसका पीरियड 1320 से 1324 रहा है। फिर मोहम्मद तुगलक, जिसे कि पागल बादशाह भी कहा जाता है, यह जो है 1324 से 1351 तक रहा। फिर फिरोज शाह तुगलक बना 1351 से 1388 तक। उसके बाद सैयद वंश की स्थापना होती है। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान करता है। सैयद वंश चलता है 1414 से 1451 तक और खिज्र खान का शासक रहा है 1414 से 1421 तक। फिर उसके बाद लोदी वंश जो है लास्ट जो है, लोदी वंश सल्तनत में लास्ट शासन होता है लोदी वंश का। इसका शासन 1451 से 1526 तक चलता है और यह बहलोल लोदी जो है इसका संस्थापक होता है लोदी वंश का, और इसका शासन 1451 से 1489 तक चलता है, जिसमें कि इसी में सिकंदर लोदी एक जो है शासक था, जिसने कि आगरा शहर को बसाया था। और लोदी वंश के ही अंतिम शासक जो है तो इब्राहिम लोदी। इसी इब्राहिम लोदी को बाबर ने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और उसी पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा देता है और बाबर फिर दिल्ली पर शासन करके मुगल वंश की स्थापना करता है। चलिए अब आगे चलते हैं। सुल्तानों के अधीन दिल्ली। अब देखते हैं सुल्तानों के अधीन, क्योंकि दिल्ली सल्तनत से ही शुरुआत होती है। इतिहास, तारीख एक वचन, तवारीख बहुवचन। तो तवारीख जो है यदि ये पूछ दे कि तवारीख बहुवचन में होता है और तारीख एक वचन में। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तो सुल्तानों के सल्तनत काल में प्रशासन की भाषा क्या थी, ये ध्यान रखिएगा, तो फारसी थी। फारसी। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुनिश्चित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। न्याय चक्र क्या होता था, इसको देखिए न्याय चक्र के बारे में। 13वीं सदी के इतिहासकार फक्र ये मुदब्बिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से और
मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हों। दूसरा, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनमें ढेर सारे इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे और उनके फेवर में ही लिखते थे। तीसरा, ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। तो ये जो लेखक होते थे उनके दरबार के, वो जन्म सिद्ध अधिकार माने आप राजा जो हैं वो राजा जन्म सिद्ध अधिकार से हैं और लिंग भेद पर आधारित जो आदर्श समाज व्यवस्था, लिंग भेद पर आधारित समाज व्यवस्था बनाए रखने का सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया थी। 1236 की बात है और सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी का नाम रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठी और उस युग के इतिहासकार मिनहाज सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। रजिया को हटा दिया गया था। रजिया के बारे में मिनहाज सिराज के विचार क्या थे, ये देखते हैं। मिनहाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश के राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रम्मा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपने नाम पुरुषों जैसे लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा, जो 980 से 1003 तक शासन की थी। उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपने प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन किया होगा दीदी से। मिनहाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो ये जो है कार्य के लिए है। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन नजदीक से एक नज़र में, कि खलजी और तुगलक वंश के क्या अंतर थे प्रशासन में। तो दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त किया। तो गुलामों को सूबेदार नियुक्त करने का काम कौन किया था? तो यह जो है इल्तुतमिश ने। वैसे जो है मोहम्मद गोरी भी अपना गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दे करके चला गया था। अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। तो गुलामों को फारसी में क्या कहते थे, ध्यान रखिएगा, बंदगा। तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। क्यों, क्या किया जाता था? सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था इन गुलामों बंदगा को। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। बेटों से बढ़कर गुलाम होते थे सुल्तान के लिए। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता था।
बुद्धिमानों को कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होते थे। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे हैं। तो अपने पर आश्रित जो निम्न वर्ग थे उनको भी उच्च पद दिया जाता था। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारीजन कौन कौन थे? सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाक नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। अब जो है पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। तो वैसे इलाकों के सूबेदार के जो नियुक्त किए सेना नायक जो होते थे, तुगलक शासक खलजी दोनों ने सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के जो भिन्न भिन्न आकार के इलाके के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। तो यही इलाके क्या कहलाते थे? इक्ता कहलाता था, इक्ता। और उन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तदार या मुक्ति कहे जाते थे। तो इक्ता इलाके को संभालने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? इक्तदार या मुक्ति कहा जाता था। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने और सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका हस्तांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों की बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम को हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खलजी के शासन काल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कर की संख्या कितनी थी? 3 तरह के कर थे। कृषि पर कर, तो कृषि पर कर को खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था, यानी कि आधा ले लिया जाता था। दूसरा जो है मवेशियों पर कर था और तीसरा घरों पर कर था। मवेशी
कृषि, मवेशी और घर, 3 तरह के कर लिए जाते थे। याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें पैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थीं। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी, तो इब्न बतूता जो है कब भारत आया, तो 14वीं सदी में आया। कहाँ का निवासी था, तो अफ्रीकी देश मोरक्को का अफ्रीकी देश मोरक्को का रहने वाला था। चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुठों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गूंथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता। वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनकी मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती हैं। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसआक्सियान आधुनिक उज्बेकिस्तान, तो आधुनिक उज्बेकिस्तान का पुराना नाम क्या था, ट्रांसआक्सियाना। चंगेज खान 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। दिल्ली पर मंगोलों के धावे कब बढ़ गए, तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल अस्थायी सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। अब 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तालिका 1 को फिर से देख सकते हैं, जो हम अभी बताए, जो पढ़े हैं। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थीं और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूर, जो 1540 से 1545 ईस्वी तक दिल्ली के गद्दी पर बैठा, बिहार में अपने चाचा के छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था। शेरशाह जो था, बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके से प्रबंधक का काम शुरू करके 1540 से 1545 तक दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक, ये हुमायूं का शासनकाल रहा है। 1530 से 1540 पहली बार और 1540 में बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूर ने हरा दिया हुमायूं को और दिल्ली पर
अपना कब्जा कर लिया। तब ये 1540 से 1545 तक शेरशाह सूर राजा रहा, वहाँ का सल्तनत का राजगद्दी पर रहा। फिर जो है 1545 में शेरशाह सूर जो है उक्का नामक हथियार चलाने के कारण घायल होकर मर जाता है। तो फिर 1555 से 1556 तक हुमायूं आकर के फिर शासन करता है, को चुनौती दी और परास्त किया। कौन? शेरशाह। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। तो शेरशाह जो है किसके प्रशासन का अनुकरण किया था? तो अलाउद्दीन खलजी के तरीकों को अपनाया था। महान सम्राट अकबर 1556 से अब 1605 ईस्वी तक सब जो है दिल्ली के गद्दी पे बैठता है। 1556 से 1605 तक ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। तो अकबर ने किसके व्यवस्था को अपनाया था? तो शेरशाह की व्यवस्था को अपनाया था। तो दोस्तों आज हमारा यही चैप्टर और सेशन दोनों समाप्त होता है। तो कल हम नए चैप्टर अध्याय 4 को लेकर के आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।